अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने स्मेल्टिंग को डिस्कस किया था। आज इसकी मेटल एक्सट्रैक्शन में लास्ट वाली टेक्निक है जी बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन होती क्या है कि आपने स्मेल्टेड और को स्मेल्टेड मैं अगर वर्ड यूज़ करता हूँ उससे मुराद जो लास्ट में हमारे पास चीज़ बच जाती थी नीचे से आती थी उसको हमने मैटे का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मैटे। और मैटे शॉर्ट क्वेश्चन भी ये याद रखिएगा। और ये असल में होता है जी मॉल्टन फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? मॉल्टन फॉर्म। मॉल्टन फॉर्म का मतलब क्या है? पिघली हुई हालत में होता है। और मैटे के अंदर दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होते हैं जी क्यूप्रस सल्फेट Cu2S, और इसके बाद फेरस सल्फेट। इसके अलावा कौन सी चीज़ होती है? फेरस सल्फाइड। अब इसके बाद इन दोनों में अगर देखा जाए मैटे के अंदर कॉपर की परसेंटेज हमने कही थी। कॉपर की परसेंटेज मैटे के अंदर कितनी होती है? 45%। 45% कॉपर की परसेंटेज होती है। भाई ये बातें आपने अच्छे तरीके से जहन में रख लेनी है। मैटे हमारे पास होता है, मैटे मॉल्टन फॉर्म में होता है। उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। और क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड ये जो मिक्सचर होते हैं इसमें कॉपर सिर्फ और सिर्फ 45% होती है। और बेसिमराइजेशन करवाने के बाद आपके पास कॉपर 98% हो जाती है। मतलब बेसिमराइजेशन करवाएंगे, बेसिमराइजेशन करवाने के बाद बेसिमराइजेशन करवाने के बाद हमारे पास कॉपर की परसेंटेज कितनी होगी? 98% हो जाएगी। ये बात याद रखनी है। इसे बेसिमराइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोसीजर है। अगर आप प्योर कॉपर हासिल करना चाहते हैं, बेसिमराइजेशन होता क्या है? आपने मेटल लेना है, मेटल लेके इसको फर्दर हीट करना है। किसकी मौजूदगी में? सैंड फ्लक्स की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में हीट करना है? सैंड फ्लक्स की मौजूदगी में। द प्रोसेस तरीकाकार है द प्रोसेस ऑफ फर्दर हीटिंग ऑफ, ये मज़ीद गर्म करने का तरीका का फर्दर हीटिंग ऑफ मॉल्टन मैटे को मज़ीद आपने गर्म करना है। किसकी मौजूदगी में करना है? मॉल्टन मैटे इन द प्रेजेंस ऑफ, की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस की मौजूदगी में, प्रेजेंस ऑफ सैंड फ्लक्स, रेत की मौजूदगी में गर्म करना है। सैंड फ्लक्स, इसको हम नाम देते हैं इसको हम कह रहे होते हैं बेसिमराइजेशन। इसको बेसिमराइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। बेसिमराइजेशन क्या है कि जब मैटे को आप मज़ीद गर्म करोगे सैंड की मौजूदगी में, इसको हम बेसिमराइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। अब ये वाला तरीकाकार करते हैं किस तरह? ये तरीकाकार सीखिएगा। हमारे पास इस तरह का ना एक कंटेनर सा होता है, इसको कहते हैं पियर शेप है, और इसका नाम होता है बेसिमर। इसका नाम क्या होगा? बेसिमर इसका नाम होता है, और इसको कहते हैं पियर शेप। पियर कहते हैं जी नाशपाती को। तो ये किस चीज़ को कह रहे होते हैं? नाशपाती को। ये हमारे पास क्या है जी? बेसिमर। और बेसिमर की जो शेप होती है याद रखिए पियर लाइक होती है। जो इसकी शक्ल होती है, शेप होती है, ये नाशपाती की तरह की होती है। पियर लाइक होती है। भाई ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। ये MCQ के लिए पूछी जा सकती है। द शेप ऑफ बेसिमर इज लाइक अ पियर। तो जिस तरह नाशपाती की शक्ल होती है, तो इस तरह की हमारे पास बेसिमर की शेप है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे इस बेसिमर को हमने स्पॉट के साथ लटकाया होता है। यहाँ पे एक स्पॉट लगाई होती है, एक स्पॉट मैंने यहाँ पे लगाई होती है, और इस स्पॉट का मैंने नीचे यहाँ पे ज़मीन के ऊपर रखा होता है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा बाद में। जो अमूमन हमारा आपने ये वाली चीज़ देखी होगी अमूमन, सही है। और ये वाली चीज़ स्पॉट को मैंने यहाँ पे ज़मीन के नीचे लगाया हुआ है, ताकि ये यहीं पे ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रखा होता है। और आपके यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है ना, वो ये है कि ये टिल्ट हो सकता है। आपकी बुक में ना एक वर्ड लिखा हुआ है कि ये जो आपका पियर शेप बेसिमर होता है, ये टिल्ट भी हो सकता है। अब टिल्ट का मतलब क्या है? पहले नंबर पे याद रखिएगा, टिल्ट होता है किसी चीज़ को आप इस तरह मूव कर सको, इस तरह, सही, इस डायरेक्शन में। मतलब ये जो दरमियान में आपने सरिये इसके अंदर लगाए होते हैं ना, इसके इर्द गिर्द ये मूव कर सकता है इस तरह। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जब वो बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है ना,
तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो हमारे पास आरसीसी छत होती है उसको बनाने के लिए ना वो बजरी जिसके अंदर डाल के बजरी डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, उसको घुमा देते हैं, घुमाने के बाद उसको घुमा के इस तरह नीचे की तरफ करते हैं। सेम काम ये वाली चीज़ बेसिमर इसी तरह का होता है। किस तरह होता है हमारे पास बेसिमर? सेम टू सेम उसी तरह का होता है जिस तरह वो बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे आपने करना है क्या, मेटे लेना है, मेटे को इसके अंदर पुट कर देना है सारे के सारे। और याद रखिएगा ये जो हमारे पास बेसिमर है ये इस तरह टिल्ट हो सकता है। ये क्या हो सकता है? कैन बी टिल्ट, कैन बी टिल्ट। इसको टिल्ट किया जा सकता है, इसको उल्टाया जा सकता है, इसको मूव किया जा सकता है, यहाँ पे इस तरह हिलाया जा सकता है। सही है, ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे मोल्टन मेटे लेना है। कौन सी लेनी है? मोल्टन मेटे यहाँ पे ले लेना है। अब मोल्टन मेटे को मज़ीद गर्म करना है किसकी मौजूदगी में? आपने यहाँ पे गर्म किस चीज़ से करना है वो चीज़ याद रखनी है। गर्म करना है आपने गर्म हवा, बहुत गर्म हवा को यहाँ से गुजारते हैं, ये मज़ीद गर्म हो जाता है और आपने ना ऊपर से सैंड को डालते रहना है। कौन सी डालनी है? ऊपर से सैंड को भी डालते रहना है। जब सैंड को डालेंगे ना तो हमारे पास जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना वो स्लैग की फॉर्म में ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद वहाँ से इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें ना हमने एक पाइप गुजारा होता है, यहाँ पे एक पाइप होता है जहाँ से हमने हवा गुजारनी होती है। जहाँ से कौन सी चीज़ गुजारनी होती है? जहाँ से हमने हवा को गुजारना होता है, हॉट एयर। यहाँ से आपने हॉट एयर को अंदर भेजना है। हॉट एयर बहुत ज़्यादा गर्म हवा होती है, ये इतनी गर्म होती है जब मज़ीद यहाँ पे मेटे पिघला होता है इसको मज़ीद पिघला देती है। पिघलाने के बाद हमने क्या करना है, जैसे पिघल जाएगा आपने ऊपर से सैंड को डालते रहना है। कौन सी डालते रहना है? सैंड। सैंड फ्लक्स का मतलब ये है कि आपने थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे सैंड का एक छिड़काव सा कर देना है। सही है, सैंड फ्लक्स कि थोड़ी देर बाद आपने यहाँ पे सैंड डालते रहना है। जैसे सैंड डालेंगे सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर की तरफ उठती हैं, जो बाकी बचती हैं सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर उठेंगी स्लैग की फॉर्म में। इसको यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं। ये जो इम्प्योरिटीज़ उठती हैं ऊपर की तरफ ये किस फॉर्म में होती हैं? स्लैग की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी? स्लैग की फॉर्म में होगी। और इस स्लैग को हम आगे अपने मकासद के लिए यानी कि इसको ज़ाया कर देते हैं, ये किसी काम की नहीं होती। ये स्लैग असल में होता कौन सी चीज़ है? FeSiO3। ये था जी हमारे पास तरीकाकार। और हमारे पास जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है कॉपर 98% प्योर हो जाती है। अब मेन चीज़ आ जाती है जी यहाँ पे रिएक्शन क्या होते हैं। सही है, रिएक्शन क्या होने हैं? अब सबसे पहले हमने इस चीज़ को लेना है फेरस सल्फाइड के, इसके रिएक्शन करवाने, बाद में क्यूप्रस सल्फाइड के रिएक्शन करवाएंगे। चले चेक कीजिएगा, अगर आपको स्मेल्टिंग वाले रिएक्शन आते हैं ना तो 3 रिएक्शन स्मेल्टिंग वाले हैं, एक रिएक्शन यहाँ पे चेंज होना है। वो जो रिएक्शन चेंज होना है वो चेक कीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या किया, फेरस सल्फाइड ले लिया। फेरस सल्फाइड FeS है। FeS का जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाता है तो यह बन जाता है फेरस ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ता है। और इक्वेशन बैलेंस कर ले, यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में होती है, यहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और बाकी जो फेरस ऑक्साइड बनता है ये फेरस ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करेगा? सैंड के साथ। और कौन सी चीज़ बना देगा? स्लैग। ये बना देगा FeSiO3 बना देगा। इस चीज़ को हम स्लैग का नाम दे रहे होते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं? स्लैग का नाम दे रहे होते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है। स्लैग का फार्मूला भी लाजमी याद रखिएगा। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ स्लैग? स्लैग का क्या फार्मूला है? FeSiO3 स्लैग का फार्मूला है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है किसके रिएक्शन। अब एक बात याद रखिएगा, आप जहन में बैठा लीजिएगा, फेरस सल्फाइड आपकी सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे फेरस सल्फाइड सारे का सारा खत्म हो जाएगा, बाकी कौन सी चीज़ बचेगी? सिर्फ उसी क्यूप्रस सल्फाइड बचेगा। अब ये जो क्यूप्रस सल्फाइड है इस पर गौर कीजिएगा, ये हमारे पास क्या काम करता है, यहीं पे लिख लेते हैं। क्यूप्रस सल्फाइड सबसे पहला काम ये करेगा कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा क्यूप्रस सल्फाइड, और ये चीज़ बना देगा हमारे पास कौन से? पहले नंबर बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा। ये वाली बात आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है। Cu2O इसको कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। Cu2O ये नाम याद करते जाइए क्योंकि यहाँ मेन चीज़ नाम है। नाम याद करने हैं।
यहाँ पे FeS, इसको कहते हैं क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड। क्योंकि हमने रिएक्शन के अंदर थोड़ी सी वर्डिंग भी लिखनी होती है, वो हम लिख लेंगे। इसको कहते हैं फेरस सल्फाइड, क्या नाम देते हैं? फेरस सल्फाइड। इसको नाम देते हैं FeO हो तो फेरस ऑक्साइड कहेंगे। अगर Cu2O हो तो क्यूप्रस ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यूप्रस ऑक्साइड का नाम देंगे। ये नाम याद रखने हैं, सही, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ करना है। जिस तरह मैंने ये वाला रिएक्शन लिखना है ना, इससे ऊपर वर्डिंग लिखनी पड़ेगी। क्या वर्डिंग लिखनी है? व्हेन फेरस सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इट फॉर्म फेरस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फेरस ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद सैंड एंड फॉर्म स्लैग। और ये क्या बना देगा? स्लैग बना देगा। स्लैग इज अ इम्प्योरिटी एंड इट इज अ लाइट इन वेट एंड इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ मैटर। ये हल्का होता है, मैटर की सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। आपके पास सारे का सारा फेरस सल्फाइड खत्म हो गया। बाकी कौन सी बची? क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड क्या करता है जी? क्यूप्रस सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये क्यूप्रस सल्फाइड बना है ना ऑक्साइड, इसने रिएक्शन करना है, आगे चेक कीजिएगा। इसका रिएक्शन होना है Cu2S और Cu2S के साथ। अब ये वाला रिएक्शन होना है। अब कहें जी हमने लास्ट टाइम स्मेल्टिंग करवाई थी, वहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड का रिएक्शन फेरस सल्फाइड से करवाया था। अब यहाँ पे फेरस सल्फाइड से नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि फेरस सल्फाइड आपका सारे का सारा स्लैग की फॉर्म में ख़त्म हो गया है। अब बाकी या तो ये चीज़ बची हुई है या फिर ये चीज़ बची हुई है। ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्शन करती हैं। इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो ये हमारे पास 6 कॉपर बनेंगे और साथ में SO2 गैस बन जाएगी। गौर करो, एक S, ये 2 ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, बाकी 6, 2 कॉपर, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 कॉपर और 2 कॉपर, ये 6 कॉपर बन जाएंगे। और ये जो कॉपर बनता है ये हमारे पास 98% प्योर होता है। कितने परसेंट प्योर होता है? 98%। अच्छा, जैसे ये प्रोसीजर हो जाएगा ना, आपके पास ये वाली चीज़ हासिल हो जाएगी। आप नेक्स्ट काम क्या करना है? इसको ना यहाँ से इस तरह टिल्ट करवाना है। टिल्ट करवाने के बाद ना यहाँ पे मैंने क्या रखा होता है, नीचे एक बड़ा सारा बर्तन रखा होता है जिसके अंदर मैंने इसको कलेक्ट करना होता है। क्या रखा होता है? बड़ा सारा यहाँ पे बर्तन होगा जिसके अंदर मैंने इसको कलेक्ट करना है, यानी इसको कहते हैं सैंड मोल्ड। सैंड मोल्ड, मोल्ड कहते हैं सांचे को। क्या किसको कहते हैं? सांचे को। सैंड का मतलब होता है मट्टी, यानी कि ऐसी चीज़ होती है जो मट्टी से बनी होती है। मट्टी के सांचे होते हैं, बड़े बड़े सारे ब्लॉक होते हैं जिसके अंदर वाली जगह खाली होती है। आपने क्या करना है? इसको उल्टाना है, उल्टा के इसके अंदर डाल देना है। अब जैसे ही डालते हैं ना, कहते हैं इसमें जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अब लिक्विड फॉर्म में होता है, आप इसको गिराएंगे जैसे ही इसके अंदर आके यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं जैसे थोड़ी देर के लिए पड़ा रहेगा ना ये वाली चीज़, तो इसके ऊपर अब कुछ ये वाला काम होना शुरू हो जाता है, ये वाला। अब ये वाली चीज़ है क्या, पहले इसको देख लीजिएगा, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये इस तरह आपने ना वो एक हमारे पास कैडबरी डेयरी मिल्क आती है बबली वाली, सही, उसके ऊपर इस तरह काम होता है। वो छोटे छोटे इस तरह के बबल्स बने होते हैं, हाँ, बबली वाली चॉकलेट। अब ये जो कॉपर बनती है सेम इसी तरह की बन रही होती है, सही। अब इसके ऊपर ना इस तरह के वो बबली ऊपर से थोड़ी सी उभरी होती है। इस कॉपर को इसी वजह से नाम देते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर। अब ये ब्लिस्टर कॉपर होती क्या है? ब्लिस्टर का मतलब क्या है? मेन बात आ जाती है, ब्लिस्टर का मतलब क्या है? ब्लिस्टर असल में वो जो फिंसियाँ बनती हैं जिसम के ऊपर छाले बनते हैं, उसको ब्लिस्टर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया जी, ब्लिस्टर कॉपर है, इसके ऊपर छाले बने हुए हैं। छाले किस तरह के? जिस तरह इंसान के ऊपर वो जिस्म के ऊपर फोड़ा सा बन जाए ना, छाला बन जाए, वहाँ पे जिस्म की सतह थोड़ी सी बाहर की तरफ आ जाती है। सेम इसी तरह यहाँ पे होता है जी, सतह थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ। जिस तरह हमारे पास बबली वाली चॉकलेट है, सेम वही काम होता है यहाँ पे कि कॉपर की सरफेस के ऊपर सारे के सारे ब्लिस्टर बन जाते हैं। अब इस ब्लिस्टर कॉपर के अंदर याद रखिएगा 98% कॉपर होती है। कितने परसेंट कॉपर होती है? 98%। अब ये ब्लिस्टर बन क्यों रहे होते हैं? जब यहाँ से हम नीचे की तरफ गिराते हैं ना, यहाँ पे ये देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है।
सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस कॉपर से बाहर की तरफ निकलती है ना, तो वहाँ पे ब्लिस्टर बन जाते हैं। असल में जो मेन रीज़न है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ बनती है, वो जब बाहर की तरफ निकलती है वो ब्लिस्टर बना रही होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये ब्लिस्टर कॉपर है। ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। ये हमारे पास था जी बेसिमराइजेशन। यही आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।